हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, उसका यूनिट नंबर 1 का हम करने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एफडीआई। तो हम उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और रूट्स कौन कौन से हैं जिससे इंडिया को एफडीआई मिलती है? रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट्स एफडीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और एफडीआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट कहाँ पर होगा? फॉरेन में होगा, फॉरेन कंट्री में। ठीक है। तो कोई एक कंट्री है, तो उसकी कंपनी, किसी एक कंट्री की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी और कंट्री में। ठीक है, कंट्री बी में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रही है, डायरेक्ट वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, किसी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। व्हेन अ कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री, किसी एक कंट्री की कंपनी है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन अनोदर कंट्री टू गेन कंट्रोल, कंट्रोल गेन करने के लिए कर रही है, और इन्फ्लुएंस ओवर इट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैसे होता है? तो दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस को सेट करने के लिए। इफ यू बाइंग अ कंपनी, कंपनी बाय करके भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, या फिर एक्सपांडिंग ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के लिए। जो कुछ भी सेल कर रहा हो, कोई भी ऑपरेशंस हो कंपनी का, वो किसी और कंट्री में भी करता है। तो इस तरह से होता है एफडीआई। एफडीआई हेल्प्स अ कंट्री बाय क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एफडीआई जो है वो जॉब क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, कंट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एफडीआई इम्पॉर्टेंट है। अब रूट्स कौन कौन से हैं? रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट्स एफडीआई, तो एक है ऑटोमेटिक रूट है, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जिसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल, विदाउट प्रायर अप्रूवल, अप्रूवल की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब एक है गवर्नमेंट रूट, जिसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, जो ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं हो रहा है, ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, वो होता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें किस तरह से होता है? अप्रूवल लेने के लिए जो इन्वेस्टर्स है वो अप्लाई करेगा, इन्वेस्टर्स मस्ट अप्लाई थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इस पे वो अप्लाई करेगा, और ये जो प्रपोजल होगा उसका, इन्वेस्टर का जो प्रपोजल है वो रिव्यू किया जाएगा। The proposal is then reviewed by the concerned administrative ministry of और डिपार्टमेंट से वो क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, और फिर उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा कि वो कर सकता है इन्वेस्टमेंट या नहीं कर सकता, और कितना कर सकता है इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ फिर बताया जाएगा। तो वो होता है गवर्नमेंट रूट, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट रूट जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरत होती है। ओके। अब एफडीआई लिमिट्स इन वेरियस सेक्टर्स। अब बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें एफडीआई की लिमिट्स क्या है? एक ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट तो होता है, पर अब लिमिट क्या है उसकी? तो इंश्योरेंस में तो 100% ऑटोमेटिक है। फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑटोमेटिक अप टू 74% तक तो ऑटोमेटिक है, और गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 74% गवर्नमेंट रूट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। फिर टेलीकॉम सर्विसेज में ऑटोमेटिक अप टू 49% एंड गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 49%। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऑटोमेटिक अप टू 49% एंड गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 49%। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो 20% क्या है? गवर्नमेंट रूट। पब्लिक सेक्टर में 20% गवर्नमेंट रूट है। फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में
पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी हो तो 49% ऑटोमेटिक होगा। फिर प्रिंट मीडिया डीलिंग विथ न्यूज, जो न्यूज के साथ डील करिए वैसी प्रिंट मीडिया में 26% जो है वो गवर्नमेंट रूट होगा। फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में 100% ऑटोमेटिक रूट है। फिर ई कॉमर्स एक्टिविटीज में भी 100% ऑटोमेटिक रूट है। तो ये कुछ सेक्टर्स से जिसकी लिमिट्स मैंने यहाँ पर लिखी है वो चेंज होती रहती है। फिर एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि एफडीआई के प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कहाँ कौन कौन से हैं। एक तो है लॉटरी बिजनेस है, जैसे ऑनलाइन, प्राइवेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कोई भी वो लॉटरी बिजनेस। फिर गैम्बलिंग एंड बेटिंग, फिर चीट फंड्स, निधि कंपनीज, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, फिर टोबैको एंड सिगरेट्स, फिर ऑटोमिक एनर्जीज और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये सब क्या है, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं। अब बारी है टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस के बेस पे एफडीआई के दो टाइप्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल एफडीआई और सेकंड है वर्टिकल एफडीआई। अब हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट तो होगा बट सेम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। एफडी इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेम इंडस्ट्री और सेक्टर इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में भी सेम इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट होगा जब भी, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वेयर द इन्वेस्टर ऑलरेडी ऑपरेट्स इन देयर होम कंट्री, होम कंट्री में जो काम कर रहा है और वही वही काम जो है वो फॉरेन कंट्री में भी करेगा। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है फ्रॉम द यूएसए, सेटिंग अप अ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। अब यूएसए में भी कार मैन्युफैक्चरर जो है वही काम इंडिया में भी वो कार मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, यानी सेम इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट करना किसी और कंट्री में। वर्टिकल एफडीआई तो इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करेगा बट डिफरेंट पार्ट में करेगा, मीन्स that operates in a different part of the value chain of the same industry। इंडस्ट्री भले सेम है लेकिन वो डिफरेंट एक्टिविटीज में करेगा। जो सप्लाई चेन होती है ना, वैल्यू चेन होती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो होगा वर्टिकल एफडीआई। उसमें भी दो है, एक तो है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई और एक है बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। तो फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई में क्या होगा, इन्वेस्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क्स इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग का है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अब फॉरवर्ड मींस आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिटेल नेटवर्क्स है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड वर्टिकल, यानी आगे, फॉरवर्ड मींस आगे हो गया, तो आगे की जो भी एक्टिविटी होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद की एक्टिविटी क्या होगी, सेल की होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है टोयोटा, टोयोटा बाइंग अ कार डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन अमेरिका। अब अमेरिका की कोई एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसको उसने बाय कर दिया, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है टोयोटा ने, तो वो क्या हुआ, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। अब है बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, तो इन्वेस्टमेंट किसमें करेगा, सप्लाई चेन एक्टिविटीज लाइक रो मटेरियल प्रोडक्शन, रो मटेरियल प्रोडक्शन में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अब जो रो मटेरियल जो होगी, सबसे पहले क्या होता है, रो मटेरियल के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर की बारी आएगी। तो बैकवर्ड मीन्स वो रो मटेरियल में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। जैसे कि टोयोटा है, टोयोटा गेटिंग मेजोरिटी स्टेक इन अ टायर मैन्युफैक्चरर, कार बनाने के लिए अब टायर टायर की भी जरूरत पड़ती है, रबर की भी जरूरत पड़ती है, तो जो रो मटेरियल है उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो होगा एफडीआई, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई होगा। ओके, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जो सेम इंडस्ट्री में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो होगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल उसमें फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो होगा फॉरवर्ड, और अगर रो मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होगा
तो उसे हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। अब बारी और एक और है, वो है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो अब इन्वेस्टमेंट करेगा लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन अ completely different industry or sector in a foreign country for diversification and risk reduction। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन के लिए डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना, उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। फॉर एग्जांपल टेक कंपनी है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करी है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, तो दोनों काम क्या हो गए, अलग हो गए ना, दोनों ही जो इंडस्ट्री है वो तो दोनों अलग अलग हो गए, तो डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना। और उसके बाद है यहाँ पर बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री। एफडीआई का टाइप है एक बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री, तो उसमें है एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स जिसमें बिगनिंग से इन्वेस्टमेंट करना, मतलब जो बिगनिंग, शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना, जैसे कि न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, न्यू बिजनेस किसी और कंट्री में करना, तो वो क्या होगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। दिस टाइप ऑफ एंट्री refers to activities or assembling all the elements right from the very beginning, establishing न्यू फैसिलिटीज और ऑपरेशंस इन अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम स्क्रैच, यानी स्क्रैच से, यानी शुरुआत से किसी और कंट्री में बिजनेस करना, उसे हम कहेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री में, फॉरेन कंट्री में नई फैक्ट्री सेट करना, नई फैक्ट्री बनाना, या फिर ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल नए से शुरुआत करना, वो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसी के अंदर ही हम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, एक्वायर करना, तो वो क्या हो गया, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। इन दिस टाइप ऑफ फॉरेन टेक ओवर, क्या होगा, ये फॉरेन टेक ओवर, द इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करना, जो पहले से ही है, एग्जिस्ट है पहले से ही, और उसी के अंदर ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एक्वायरिंग और लीजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और ऑपरेशंस इन अ फॉरेन कंट्री, तो वो क्या हो गया, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। ग्रीन फील्ड मीन्स फॉरेन कंट्री में न्यू न्यू ऑफिस सेट करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लान करना, बिल्कुल नए से शुरू करना, वो होगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बिजनेस, उसी में ही इन्वेस्टमेंट करना, उसी को एक्वायर कर देना, तो उससे कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब है टाइप्स ऑफ एफडीआई ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन के बेसिस पे। एक तो है मार्केट सीकिंग एफडीआई, नाम से समझ में आ रहा है मार्केट सीकिंग एफडीआई, यानी कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेड टू एक्सेस न्यू और लार्जर मार्केट। दिस इन्वेस्टमेंट्स आर मेड आइदर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग मार्केट को मेंटेन करने के लिए, या फिर पेनिट्रेट इनटू न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स इज ओपनिंग स्टोर्स इन इंडिया टू सर्व द लोकल मार्केट। अब मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, अपने स्टोर्स इंडिया में खोले, तो वो इंडिया के जो भी मार्केट है, लोकल मार्केट, उसको कैप्चर करने के लिए अपने जो स्टोर्स हैं वो ओपन किए हैं, तो वो क्या होगा, मार्केट सीकिंग एफडीआई, यानी कि मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए, जहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करके मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लार्ज मार्केट को, वो होगा, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई। उसके बाद है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, मीन्स जहाँ पर रिसोर्स एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड टू एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर आइदर स्कैर्स, कॉस्ट इफेक्टिव और ऑफ बेटर क्वालिटी इन द होस्ट कंट्री। अब किसी और कंट्री में रिसोर्सेज जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, या फिर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बन सकते हैं वहां पर, तो रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना, वो होगा रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। फिर है इफिशियंसी सीकिंग एफडीआई। अब इफिशियंसी का एडवांटेज लेने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेड टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, जहाँ पर कम प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, या फिर स्किल वर्कर जहाँ जहाँ पर अच्छे हैं, स्किल
लेबर है या फिर फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, तो वो होगा एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक असेट सीकिंग एफडीआई। स्ट्रेटेजिक असेट में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक असेट जैसे कि टेक्नोलॉजी, ब्रांड, पैटर्न या फिर स्किल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबको एक्वायर करने के लिए जो होता है इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक असेट सीकिंग एफडीआई। जैसे कि टाटा ग्रुप्स है, उसने एक्वायर किया जगुआर लैंड रोवर को टू गेन एक्सेस टू प्रीमियम ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडिंग। जो प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग को एक्वायर करने के लिए किया है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई। ठीक है, तो यहाँ पर नाम से ही, सभी का जो नाम है उसी से ही हम समझ में आ रहा है ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा। मार्केट सीकिंग तो लार्ज मार्केट को कैप्चर करने के लिए, रिसोर्स सीकिंग तो जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे हैं, रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, फिर इफिशिएंसी तो जहाँ पर इफिशिएंसी सही है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर लग रहा है, फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, स्किल लेबर है, तो इफिशिएंसी का एडवांटेज लेने के लिए। फिर स्ट्रेटेजिक असेट सीकिंग एफडीआई, तो स्ट्रेटेजिक असेट जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रांड, पैटर्न, तो इन सबको एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि एफडीआई कौन से टाइप का है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेसिस में एक तो है इनवर्ड एफडीआई और दूसरा है आउटवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज। अब जो फॉरेन एंटिटीज है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी किसमें, डोमेस्टिक मार्केट्स में, into the domestic market of a host country. When foreign capital is invested in local resources, जो foreign capital है वो local resources में invest होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्ड एफडीआई, यानी आ रहा है इनवर्ड, आ रहा है लोकल एंटिटीज में, यानी लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एफडीआई आ रहा है, वो क्या होगा, इनवर्ड एफडीआई। जैसे कि फॉरेन कंपनीज है वो सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, तो ये क्या हो गया, इनवर्ड एफडीआई। अब आउटवर्ड एफडीआई तो इससे उल्टा हो गया, जो डोमेस्टिक एंटिटी है, जो लोकल डोमेस्टिक एंटिटी है, वो इन्वेस्ट कहाँ पर करेगी, फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगी, वो होगा आउटवर्ड एफडीआई। और उसका एंड आउटवर्ड एफडीआई इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड and is always backed by government support in case of any risk। ये गवर्नमेंट सपोर्ट से ही होता है अगर कोई रिस्क हो तो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लोकल एंटिटी है, तो लोकल एंटिटी जो है वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वो हो गया आउटवर्ड एफडीआई, और वो गवर्नमेंट सपोर्ट से होता है इन केस ऑफ एनी रिस्क। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनीज जो है लाइक टाटा एक्वायरिंग फॉरेन ब्रांड लाइक जगुआर लैंड रोवर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है आउटवर्ड एफडीआई का। ओके, अब ये एफडीआई के टाइप्स तो कंप्लीट हो गए। अब बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के, एफडीआई के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो एफडीआई ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स टू बोथ होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री। होस्ट कंट्री किसे कहेंगे, द कंट्री रिसीविंग इन्वेस्टमेंट, एक है यहाँ पर होम कंट्री। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, द कंट्री फ्रॉम विच द इन्वेस्टमेंट ओरिजिन, वो इन्वेस्टमेंट करेगी कहाँ पर, इन्वेस्ट करेगी होस्ट कंट्री में, तो जहां पर पैसे जा रहे हैं, जिस कंट्री को पैसे मिल रहे हैं, रिसीविंग इन्वेस्टमेंट, वो होगी होस्ट कंट्री, और जो कर रहा है वो क्या होगा, होम कंट्री। ओके, तो फॉर द होस्ट कंट्री, अब जहां पर पैसे जा रहे हैं, जिसको जो कंट्री इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रही है वो होस्ट कंट्री, तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो होस्ट कंट्री में तो पैसे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब क्रिएशन भी होगा इससे। इट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी, फिर इनोवेशंस हो गए, तो वो सब कुछ होस्ट कंट्री को मिलेगा, तो इससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होगी। Multinational companies bring advanced technology, innovation and expertise, boost exports and foreign exchange। जो foreign exchange और exports है वो भी बढ़ जाएगा। Foreign FDI helps improve प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव होगा, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्ट्रेंथन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या होगा, मजबूत होगा।
ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो भी डेवलप होगा, जैसे कि लोकल वर्कर्स गेन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, तो इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं लोकल वर्कर उसको नॉलेज मिलेगी, स्किल्स एक्सपीरियंस गेन होगा उनका, इम्प्रूविंग द ओवरऑल वर्क फोर्स, एनहेंस्ड कंपटीशन एंड इफिशिएंसी, सिंपल सी बात है कंपटीशन भी तो बढ़ेगा ना, कंपटीशन बढ़ेगा, इंक्रीज्ड कंपटीशन लीड्स टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, और स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होगी, स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस कंट्री में, होस्ट कंट्री में, तो ये सब क्या है, इसके बेनिफिट है। अब होम कंट्री का कौन कौन से बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। तो होम कंट्री जो इन्वेस्टर्स की कंट्री होती है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट होंगे, एक तो मार्केट एक्सपांशन, उसका जो मार्केट है वो बढ़ेगा, क्योंकि किसी और कंट्री में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको मार्केट मिलेगा, तो कंपनीज गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर्स, नए मार्केट्स और नया कस्टमर उसको मिलेगा, तो उसका सिंपल सी बात है प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, हायर प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग फर्म्स कैन अर्न हायर रिटर्न फ्रॉम देयर ओवरसीज वेंचर्स, प्रॉफिट भी उसको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। स्ट्रॉन्गर ग्लोबल प्रेजेंस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, यानी एफडीआई हेल्प्स कंपनीज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली, रिसोर्स एक्सेस, यानी फर्म्स कैन सिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स एट लोअर कॉस्ट, तो जो फर्म्स है वो इन्वेस्टर्स है वो वहां पर इन्वेस्ट करेगी जहां पर रॉ मटेरियल मिलता हो और जहां पर ह्यूमन रिसोर्स भी मिलता हो वो भी कम कोस्ट में, यानी लोअर कोस्ट में मिलता हो, यानी कि रिसोर्स एक्सेस भी होगा और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, इन्वेस्टिंग अब्रॉड रिड्यूस रिस्क्स एसोसिएटेड विद डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल मार्केट पे डिपेंड रहने से जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होगा, अलग अलग कंट्रीज में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो वो डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो ये होम कंट्री को भी ये सारे बेनिफिट होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस, तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेजेस तो होने ही वाला है। अब होस्ट कंट्री जो है जिसको पैसे मिल रहे हैं तो उसको क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस फॉर द होस्ट कंट्रीज को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुआ है जिसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो होम कंट्री है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ पर, होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पर पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो यहाँ पर जो होस्ट कंट्री है तो वहां पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो लॉस ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, सिंपल सी बात है इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो कम हो सकता है, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स कंट्री में चला जाएगा, ये जो होस्ट कंट्री है उसमें चला जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, इन्वेस्टर्स कंट्री, प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो इन्वेस्टर्स कंट्री की जो होम कंट्री है उसमें प्रॉफिट चला जाएगा, एंड रिड्यूसिंग लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट, जो लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेन फर्म्स में ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ का जो इसमें होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ओवर यूज होगा, लीडिंग टू एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है, अनफेयर कंपटीशन, तो लोकल बिजनेस में स्ट्रगल टू compete विथ लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके साथ कंपटीशन होगा, तो जो अनफेयर कंपटीशन होगा, कल्चर कल्चरल इरोजन, जॉब इनसिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये सब कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस है होस्ट कंट्री के लिए, क्योंकि कोई और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि कल्चर को भी डैमेज हो सकता है, जॉब की इनसिक्योरिटी हो सकती है, अनफेयर कंपटीशन हो सकता है, जो लोकल मार्केट है जो लोकल बिजनेस है उसको करना पड़ सकता है, रिसोर्सेज उसका भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी ओवर यूज हो सकता है, और जो प्रॉफिट्स है जो भी इसमें से प्रॉफिट अर्न होगा वो किसी और कंट्री में मीन जो होम कंट्री है इन्वेस्टर्स कंट्री उसमें चला जाएगा प्रॉफिट, तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है होस्ट कंट्री के लिए। अब होम कंट्री के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, तो अब होम कंट्री जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी यहाँ से तो पैसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ तो क्या होगा, जॉब लॉसेस, जॉब कम हो जाएगी, कैपिटल आउटफ्लो, जो कैपिटल होगा वो किसी और कंट्री में जा रही है तो कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, जॉब कम हो रही है यानी जॉब लॉसेस हो रहा है, ट्रेड डिफिसिट्स, इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स ज्यादा होगा, कैन
हार्म द ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड बैलेंस है उसको भी हार्म हो सकता है, यानी ट्रेड डिफिसिट हो सकती है, क्योंकि आउटफ्लो बहुत ज्यादा होगा, कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है इसी वजह से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्क, जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट होगा तो सिंपल सी बात है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी, एक्सपर्टाइज जाएगा बाहर, इनोवेशन बेनिफिट्स फॉरेन मार्केट्स मोर देन द होम कंट्री, जो होम कंट्री से ज्यादा फॉरेन मार्केट्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, तो वो भी रिस्क रहता है। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है वो होस्ट कंट्री और होम कंट्री के। ओके, अब बारी आती है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट तो होता है, बट कहाँ पर, पोर्टफोलियो में। जैसे कि FPI, foreign portfolio investment, refers to investment made by foreign investors in financial assets। कहाँ पर होता है, financial assets में किया जाता है of a country, such as stocks, bonds, mutual funds, इन सभी में किया जाता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कंट्रोल नहीं मिलता बिजनेस के ऊपर, विदाउट टेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस। की फीचर्स कौन कौन से हैं FPI के, एक तो FPI जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। FPI इज मोर लिक्विड, ज्यादा लिक्विड है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, एंड कैन बी विथड्रॉल क्विकली। नो मैनेजमेंट कंट्रोल, यहाँ पर मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ऑपरेशंस। हाईली वॉलेटाइल, तो FPI इज अ सेंसिबल, क्या है, सेंसिबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल असेट्स, जो फाइनेंशियल असेट्स होती है उस पर फोकस होता है, जो फिजिकल असेट्स हो उस पर नहीं, बल्कि जो फाइनेंशियल असेट्स होती है जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स आर इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, नॉट फिजिकल असेट्स। पूरे पूरे बिजनेस को यहाँ पर परचेस नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, फाइनेंशियल असेट्स जो होती है ना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिजिकल असेट्स में नहीं। इजी एंड एग्जिट, इजी है, एंट्री करना भी इजी है और एग्जिट करना भी इजी है। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इजीली इन स्टॉक मार्केट्स। तो ये क्या हो गया, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो होगा बट कहाँ पर होगा, फाइनेंशियल असेट्स में, ठीक है। स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज वगैरह इन सभी में इन्वेस्टमेंट होता है। अब डिफरेंस बिटवीन FDI और FPI, तो FDI और FPI के बीच का डिफरेंस क्या है। तो FDI तो इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन बिजनेस और एंटरप्राइज विथ मैनेजमेंट कंट्रोल, यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल मिलता है, ठीक है। और जो FPI है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स, फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन सी, जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है एंड म्यूचुअल फंड्स है। फिर पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश और एक्सपांड बिजनेस ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्री। तो FDI जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इससे बिजनेस स्टैब्लिश करना या फिर एक्सपांड करना बिजनेस ऑपरेशंस को, इसके लिए किया जाता है FDI। और जो FPI है, टू अर्न रिटर्न्स अर्न करने के लिए ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स, और ये क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। FDI तो इसमें मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है, इन्वेस्टर्स हैज मैनेजमेंट कंट्रोल, और यहाँ पर FPI में नो कंट्रोल ओवर द कंपनी। अब FDI जो है उसमें फिजिकल इन्वेस्टमेंट टाइप कौन सा है, यहाँ पर फिजिकल असेट्स है, जैसे कि फैक्ट्रीज, लैंड, ये सब फिजिकल असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जो FPI है उसमें फाइनेंशियल असेट्स होती है, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज वगैरह ये सब। फिर FDI तो लॉन्ग टर्म का है, और इसमें ज्यादा लोअर रिस्क रहता है, और इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहता है, लोअर रिस्क एज इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल। और FPI जो है उसमें ज्यादा रिस्क रहता है ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण ज्यादा रिस्क रहता है, हायर रिस्क। और जो FDI वो लेस लिक्विड होती है, डिफिकल्ट टू विड्रॉ क्विकली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है इसीलिए। और जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो हाईली लिक्विड है, इजी टू सेल शेयर को सेल कर दिया और पैसे मिल गए, तो ये हाईली लिक्विड है। तो ये था डिफरेंस FDI और FPI का। तो FDI के बारे में और FPI के बारे में हमने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है, और ये जो है वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो
आप इसे जरूर से देखिएगा। और इंटरनेशनल बिजनेस का और यूजीसी नेट के लिए मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।